नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सचिन बजाज। आज हम कंप्यूटर सिस्टम का जो विषय है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला मेमोरी की बात करते हैं कि मेमोरी की यूटिलिटी क्या है। मेमोरी से तात्पर्य, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, कंप्यूटर में डेटा एवं प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए मेमोरी का उपयोग किया जाता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी इनपुट हमने दिया है उस इनपुट को टेम्पररी और परमानेंट स्टोर होने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी हार्डवेयर की आवश्यकता होती है और उस हार्डवेयर को हम बोलते हैं मेमोरी। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो सिंपल लिखा हुआ आपके सामने, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एवं प्रोग्राम। आप देखिएगा, सामान्यतः इस पर क्वेश्चन ही पूछा जाता है, मेमोरी में निम्न में से क्या रखा स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर है डेटा, केवल डेटा या केवल प्रोग्राम। तो हम इसको ही समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी होती है उसमें डेटा के साथ साथ प्रोग्राम को और इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर किया जा सकता है। मेमोरी में डेटा डिजिटल फॉर्मेट में, एक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रोसेसर है या कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी है उसमें जो भी डेटा स्टोर होता है उसका फॉर्मेट हमेशा डिजिटल फॉर्मेट होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक डिजिटल मशीन है। क्योंकि डेटा स्टोर करने का जो फॉर्मेट है ओनली बाइनरी फॉर्मेट ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे 0 और 1 को स्टोर करने के लिए जो भी डेटा स्टोर हो रहा है हमारा उसका सिंगल फॉर्मेट होगा 0 और 1 का, और उसी फॉर्मेट को हम बाइनरी भाषा बोलते हैं, बाइनरी फॉर्मेट बोलते हैं, मशीनी भाषा बोलते हैं, और डिजिटल फॉर्मेट भी उसी फॉर्मेट को कहा जाता है। इसीलिए हम ये शब्द काम में लेते हैं, कंप्यूटर सिस्टम एक डिजिटल मशीन है। तो ये दो लाइनों से केवल सिंपल सा स्पष्ट है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए ही मेमोरी का उपयोग किया जाता है। और जो भी डेटा हमारी मेमोरी में रहेगा, चाहे प्राइमरी मेमोरी में रहे चाहे सेकेंडरी मेमोरी पर रहे, वो हमारा डिजिटल फॉर्मेट में यानी कि 0 या 1 के फॉर्मेट पे ही स्टोर रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मेमोरी का डेफिनेशन समझने के बाद में किसी भी चीज़ की एक मेजरमेंट यूनिट होती है। तो उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कितना डेटा हमको स्टोर करना है, कितना डेटा उसमें स्टोर किया जा चुका है, तो उनका मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स होती है इनको हम बोलते हैं मेमोरी की इकाइयाँ। तो मेमोरी की इकाइयाँ का हम बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी को मापने के लिए निम्न इकाइयाँ काम में ली जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिएगा ध्यान से, इसमें बिट लिखा हुआ है, सबसे छोटी यूनिट कहलाती है बाइनरी डिजिट। यहाँ पे सामान्यतः क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि बिट का पूरा नाम क्या है। तो बिट का नाम आपके सामने पूरा नाम लिखा हुआ बाइनरी डिजिट, और बिट के अंदर कितनी मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती है। तो कंप्यूटर सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट हम मानते हैं बिट को, जिसमें केवल एक ही वैल्यू एक बार में रह सकती है, या तो 0 रहेगी या रहेगी हमारे पास 1। तो इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट के रूप में बिट को माना गया है। अब हम इसके बढ़ते हुए क्रम को देखते हैं। सबसे छोटी यूनिट के बाद उसकी बड़ी यूनिट क्या है। तो बिट के बाद में बनता है हमारे पास निबल। निबल को हम बोल सकते हैं कि निबल 4 बिट्स का कलेक्शन होता है। 4 बिट का कलेक्शन से तात्पर्य ये है, अगर मैं आपको बोलता हूँ 1001, तो ये नंबर ऑफ बिट्स हो गई हमारे पास 4। 4 बिट हमारे पास अवेलेबल है। तो 4 बिट को कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन पे अगर एक साथ हमको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम एक शब्द काम में लेते हैं, दैट इज निबल। निबल से अगला देखते हैं बाइट। बाइट को हम मानते हैं कि 8 बिट जब एक साथ मिलती है, 8 बिट के कॉन्टिन्यूस कलेक्शन को हम बोलते हैं बाइट। जिस प्रकार से 4 मिला उसी प्रकार से अगर 8 बाइट होते हैं यहाँ पर, ये बिट या 1 मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, 1 या 0, ये कलेक्शन किसी भी रूप में हो सकता है। तो हम ये मानते हैं कि 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। सामान्यतः इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट किसका कलेक्शन होता है, बिट का पूरा नाम क्या है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं किलोबाइट्स। 1 किलोबाइट्स इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर ये भी ध्यान रखिएगा, आप इनका पूरा नाम भी पूछ सकता है। निम्न में से केबी का पूरा नाम क्या है, एमबी का पूरा नाम क्या है। तो इस तरीके से इसकी मेजरमेंट यूनिट्स हैं। तो हमने लास्ट में देखा कि 1 एमबी के अंदर कितने किलोबाइट्स होते हैं, 1024 किलोबाइट्स। किलोबाइट्स के आगे चलते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे पास आता है गीगाबाइट्स। 1 गीगाबाइट्स में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। जीबी के बाद में हमारे पास होता है टीबी। गीगाबाइट्स को हम शॉर्ट में बोलते हैं जीबी।
और जीबी के बाद में हमारे पास है टीबी। टीबी का पूरा नाम है टेराबाइट, और 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 जीबी। टेराबाइट के बाद में आता है पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। पेटाबाइट के बाद सामान्यतः बुक्स वगैरह में टीबी या पीबी तक की मेमोरी यूनिट दी हुई है, लेकिन वर्तमान में अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे या कोई भी रेफरेंस बुक को देखेंगे तो n नंबर ऑफ यूनिट्स जो करेंटली वर्किंग में है। उसके बाद में बात करते हैं पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद में एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट्स होते हैं। एक्साबाइट के बाद में आता है जेटाबाइट। जेटाबाइट 1 जेटाबाइट इक्वल्स टू 1024 एक्साबाइट। 1 योटाबाइट इक्वल्स टू 1024 जोटाबाइट, और 1 ब्रोंटोबाइट इक्वल्स टू 1024 योटाबाइट, और 1 जियोबाइट इक्वल्स टू 1024 ब्रोंटोबाइट। तो दोस्तों हम ये मान सकते हैं इसमें कि सबसे बड़ी यूनिट अभी कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी की है वो हमारे पास है जियोबाइट, क्योंकि 1 जियोबाइट बराबर है हमारे पास 1024 ब्रोंटोबाइट्स। तो ये हमारे पास मेमोरी यूनिट्स हैं। अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो हम देख चुके हैं कि 1 जीबी बराबर कितना एमबी आता है, 1 एमबी बराबर कितना किलोबाइट्स आता है, 1 बाइट्स में कितना होता है, बिट्स में क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, बिट का पूरा नाम कौन सा है। कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की यूनिट्स को देखने के बाद में हम आगे चलते हैं मेमोरी के प्रकार पे। तो अभी तक हमने ये देखा कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के डेटा को, निर्देशों को, सूचनाओं को, प्रोग्राम को परमानेंटली या टेम्परेरी रूप से स्टोर होने के लिए कहीं ना कहीं पे हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, और उसी हार्डवेयर को हमने नाम दिया था मेमोरी। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी के प्रकार। मेमोरी को सामान्यतः निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। तो ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन देखिए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के अलावा इसी मेमोरी के अलग अलग नाम हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और सिस्टम मेमोरी भी बोलते हैं। अगर हिंदी में देखा जाए तो प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी। ऑन द अदर हैंड हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, और इनको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी और बाह्य मेमोरी। तो मोटे तौर पर मेमोरी के 2 प्रकार हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम बात करें कि प्राइमरी मेमोरी के कितने प्रकार हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 प्रकार हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें रैम और दूसरा आपके पास रोम। एग्जामिनेशन में मेमोरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग इससे संबंधित आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है आपके पास कि मेमोरी के कितने प्रकार हैं। मेमोरी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के कितने प्रकार हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 प्रकार हैं, पहला है रैम और दूसरा है रोम। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अब हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, किस तरीके से दिखाई देती है। ये दोस्तों जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपके पास, ये है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी जिसे हम रैम बोलते हैं। अब रैम को जो लगाया जाता है कंप्यूटर सिस्टम का मदरबोर्ड होता है, ये तो हमारे पास रैम है, और ये हमारे पास जो डायग्राम दिया हुआ है ये हमारे पास मदरबोर्ड का डायग्राम है। अब कंप्यूटर सिस्टम का मदरबोर्ड क्या होता है ये हम हमारे पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट होती है, उस यूनिट को खोलने पे जो इसका सर्किट बोर्ड होता है पूरा, उस सर्किट बोर्ड को हम बोलते हैं मदरबोर्ड। कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड के ऊपर ये स्लॉट्स हैं, इन स्लॉट्स पे क्या लगी हुई है हमारे पास रैम। तो इस डायग्राम में सीधा आपको नज़र आता है कि एक रैम तो हमारे पास ये लगी हुई है और दूसरी रैम ये लगी हुई है। हो सकता है रैम की साइज़ कितनी हो, 2 MB की होगी, अगर ये भी 2 MB की होगी तो टोटल हमारे कंप्यूटर सिस्टम की रैम की मेमोरी कितनी मानी जाएगी, 4 MB। तो ये डायग्राम में रैम इस प्रकार से दिखाई देती है। इसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये सेमीकंडक्टर पे आधारित होती है और इसके ऊपर जो चिप लगी हुई है ये हमारे पास चिप के रूप में स्टोर होती है वेफर मेमोरी के ऊपर। रैम को हम पढ़ते हैं अब आगे। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसे सिस्टम मेमोरी भी कहते हैं। यह मुख्य मेमोरी होती है जिसमें सूचना को लिखा एवं पढ़ा दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, इसीलिए इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। देखिए नाम से बिल्कुल स्पष्ट है आपको, ये कंप्यूटर सिस्टम में जो रैम होती है, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम पे किस प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं इस पे भी क्वेश्चन आता है
क्या रैम पे केवल लिखा जा सकता है, क्या रैम पे केवल पढ़ा जा सकता है? तो रैम पे दोनों ही प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, चाहे वो रीडिंग का ऑपरेशन हो, चाहे वो राइटिंग का ऑपरेशन हो। जो भी डेटा है प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होते हैं वो हमेशा इसी मेमोरी में स्टोर होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ध्यान रखिएगा आप कि कंप्यूटर सिस्टम को जैसे ही हमने स्टार्ट किया, हमारा सारा डेटा किसी भी प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी पे हो सकता है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे वो आपके पास पेन ड्राइव हो। तो जब भी हम किसी फाइल को या सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो वहाँ से उठ के वो प्रोग्राम हमारा रैम में आता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है जो भी डेटा या प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होंगे उनको रैम में आना ही होगा, क्योंकि रैम के बाद में ही वो कैशे मेमोरी के माध्यम से सीपीयू तक प्रोसेसिंग के लिए जा पाते हैं। यह सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी होती है जिसे अर्धचालक बोलते हैं। ट्रांजिस्टर एवं कैपेसिटर इसके दो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अंग होते हैं। कैपेसिटर सिलिकॉन चिप पर बनाए जाते हैं। यदि किसी भी कारण से कंप्यूटर सिस्टम में पावर की सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें डेटा एवं प्रोग्राम नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे नाशवान मेमोरी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे कि रैम की जो उपयोगिता है, रैम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रैम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोलती है कि रैम एक नाशवान मेमोरी है, इसमें डेटा अस्थायी तौर पर ही स्टोर होगा और जो भी डेटा रनिंग कंडीशन में चल रहा है वो टेम्परेरी तौर पे रैम पे आता है। इसीलिए पावर सप्लाई के बंद होने के बाद में रैम में रखा हुआ डेटा लॉस्ट हो जाता है। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित स्लॉट में लगाई जाती है। हम पिछली वाली स्लाइड में देख चुके हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है और मदरबोर्ड पे किस तरीके से रैम को लगाया गया था। आगे देखते हैं रैम के ऊपर। यह सामान्यतः निम्न साइज में उपलब्ध होती है। 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, ये अलग अलग प्रकार की इसकी साइज हैं। अब डिपेंड्स करता है कि किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम रैम काम में ले रहे हैं। अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम के, मोबाइल फ़ोन्स के, अलग अलग जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके वेरिएंट्स होते हैं और उनका पर्पज़ होता है कि कौन सा कंप्यूटर सिस्टम हम किस पर्पज़ के लिए ख़रीदते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रैम की साइज़ का निर्धारण किया जाता है और यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार रैम को कम और ज़्यादा भी कर सकता है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि रैम की कंप्यूटर सिस्टम में किस जगह पे पोजीशन होती है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा कैबिनेट है जिसे हम सिस्टम यूनिट भी पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। इस सिस्टम यूनिट के बाद में हमारे पास आता है मदरबोर्ड, क्योंकि इस कंप्यूटर सिस्टम का जो कैबिनेट है, इस बॉक्स को जब मैं ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद में जो सर्किट बोर्ड आता है, इसी सर्किट बोर्ड को हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम का मदरबोर्ड, बेस बोर्ड, सर्किट बोर्ड और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो इस मदरबोर्ड को हम देखेंगे। इस मदरबोर्ड पे जो डिवाइस नज़र आ रही है इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि पुराने वाले लेक्चर्स में हमने इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था कि कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड पे किस किस प्रकार की डिवाइसेस अवेलेबल होती है। तो हमें देखते हैं इसके अंदर ये जो चिप नज़र आ रही है, इस चिप को हम बोलेंगे CPU। अभी तक एक कन्फ्यूजन ये होता था हमारे बीच में कि अभी तक हमने इस कैबिनेट को नाम दिया था CPU। तो इस कैबिनेट को तो हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट या कैबिनेट बॉक्स बोल सकते हैं। इस कैबिनेट को ओपन करने पर हमको जो सर्किट बोर्ड नज़र आता है, इस सर्किट बोर्ड को हम बोलते हैं मदरबोर्ड। अब इस मदरबोर्ड के ऊपर ही पूरा सर्किट्स ट्री होती है जो अलग अलग हार्डवेयर को आपस में एक दूसरे से जोड़ती है। इस मदरबोर्ड को ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे चिप के रूप में प्रोसेसर मिला। प्रोसेसर के पास में ये हमारे पास रोम है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। रोम है और रोम के पास में ये जो स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्लॉट्स हैं हमारे पास रैम के। तो हमने जाना है कि कंप्यूटर सिस्टम में रैम की पोजीशन किस जगह पे होती है। तो इस डायग्राम से स्पष्ट है। सबसे पहले हमने सिस्टम कैबिनेट को देखा। कैबिनेट को देखने के बाद में हमने ओपन करने के बाद में मदरबोर्ड पे गए। मदरबोर्ड के बाद में ही जो लंबे आपके पास स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज फॉर द रैम। इसी पे हमारी रैम को लगाया जाता है। और इसके बाद में हमारा आता है CPU। CPU की हम बात करते हैं कि ये जो चिप है हमारे पास, ये प्रोसेसर की जो चिप है, इंटरनली जो इसका डिवाइडेशन है, इंटरनली इसका डिवाइडेशन 2-3 पार्ट्स में किया गया है, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल यूनिट भी अवेलेबल है, ALU भी है, MU भी है। तो इस पूरे CPU के ब्लॉक डायग्राम को हम इस चिप से समझ सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हमको यहाँ पे जो चिप दिखाई दे रही है, ये चिप इंटरनली इतने सेक्शंस के अंदर काम करती है।
तो सीपीयू के कंपोनेंट्स की अगर बात करें, सीपीयू का पूरा नाम था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मेजर कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट। एएलयू का मतलब है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और एमयू का मतलब है मेमोरी यूनिट। अब हम थोड़ा सा सीपीयू को देखना चाहेंगे कि सीपीयू में जो सीयू लिखा हुआ है, सीयू का पूरा नाम हमने बताया कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सारा सीयू के माध्यम से होता है। एएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी प्रकार की अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं की जाती है वो खाली इसी के आधार पे की जाती है, इसी के द्वारा की जाती है। इसके आगे लिखा हुआ एमयू। एमयू का मतलब है मेमोरी यूनिट। इस मेमोरी यूनिट को हम बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू की अपनी खुद की मेमोरी होती है जो रिजल्ट्स को इंटरमीडिएट तौर पर स्टोर करने के लिए काम में आती है। अब आगे हम देखेंगे रैम का वास्तविक उपयोग क्या है और रैम की यूटिलिटी क्या है, किस पर्पस से हमको रैम को लगाना होता है। सबसे पहले डायग्राम में हम देखेंगे ये हमारे पास सीपीयू था। सीपीयू को अब लेके कोई कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं। सीपीयू एक चिप के रूप में कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड पे लगा होता है। सीपीयू के बाद में आती है हमारी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी के बाद में हमारी रैम, और रैम के बाद में हमारी सेकेंडरी स्टोरेज। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू के पास हमारे कैशे मेमोरी है, कैशे के बाद में हमारे पास रैम है, और रैम के बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आती है सेकेंडरी स्टोरेज। हमको समझना ये है कि ये जो मेरी रैम है, इस रैम की यूटिलिटी क्या है। तो हम ये मानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में, यहाँ तक का पोर्शन की बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी डेटा परमानेंट स्टोर होता है वो सेकेंडरी यूनिट पे होता है। लेकिन सेकेंडरी यूनिट से जब भी डेटा हमको ओपन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो कभी भी सीपीयू के पास में डायरेक्टली नहीं आ सकता, क्योंकि सीपीयू के काम करने की स्पीड और सेकेंडरी डिवाइस से डेटा को इन और आउट होने की स्पीड में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। और उस डिफरेंस को कम करने के लिए ही बीच में ये जो मेमोरीज लगी हुई है, जिसे हम बोल रहे हैं रैम मेमोरी, कैशे मेमोरी, इनका उपयोग किया जाता है। ये इंटरमीडिएट मेमोरी के रूप में इसमें काम में आती है। अब सवाल ये है कि किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास MS वर्ड में काम में ले रहा हूँ। MS वर्ड का हमको पता है एक वर्ड प्रोसेसर होता है जिसके द्वारा हम कोई भी प्रकार का लेटर टाइपिंग का, कम्युनिकेशन का काम करते हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे पास एक मेरी पेन ड्राइव में एक MS वर्ड की फ़ाइल है। तो जैसे मैंने, ये मेरी पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव में मेरे पास MS वर्ड की फ़ाइल है। मैंने पेन ड्राइव को कंप्यूटर सिस्टम में लगाया, और जैसे ही वो फाइल ओपन होती है, तो ओपन होने का मतलब ये नहीं कि वो सीधी सीपीयू के पास जाके ओपन होती है। तो सबसे पहले उसका जो डेटा है वो हमारी रैम में ट्रांसफ़र होगा। रैम के बाद में हमारा डेटा वो आएगा कैशे मेमोरी के पास, और कैशे मेमोरी के बाद में फाइनली वो डेटा किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास। सीपीयू उस डेटा के ऊपर जो भी उसको प्रोसेसिंग करनी है प्रोसेसिंग करेगा। फिर जो भी रिजल्ट के रूप में आउटपुट है, सूचना है, वो वापस किसको ट्रांसफ़र कर देगा, कैशे मेमोरी को। कैशे मेमोरी से जाएगा ये रैम के पास, और रैम से कहाँ पे जाएगा, आपके पास ये आउटपुट डिवाइस के पास। हम इसको ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मेरा मॉनिटर रखा हुआ है। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम का जो भी डेटा है वो सीधे आउटपुट डिवाइस से प्रोसेसर के पास कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि आउटपुट डिवाइस की और सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड, काम करने की, डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड काफ़ी मिसमैच होती है। तो उसी मिसमैच को पूरा करने के लिए इंटरमीडिएट मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो हमने ये देखा कि हमारा सेकेंडरी डेटा से पहले गया रैम के ऊपर, रैम से गया कैशे पे, और कैशे से गया सीपीयू पे। फिर सीपीयू ने जैसे रिजल्ट दिया वो किसके पास गया, कैशे के पास, कैशे से गया रैम पे, और रैम से गया वापस आउटपुट डिवाइस पे या एनी अदर आउटपुट रिसोर्स पे। अब हम ये इसके अंदर एक पॉइंट और, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास अभी फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि 4 प्रकार की डिवाइसेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो हम ये देखते हैं कि इन 3, एक तो ये प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेसिंग यूनिट के अलावा हम देखें यहाँ पर तो ये 3 मेमोरी की डिवाइसेस नज़र आ रही है। कैशे मेमोरी भी डेटा को स्टोर करती है, रैम भी डेटा को स्टोर करती है, और हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज भी डेटा को स्टोर करती है। और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो देखिए, आपके पास सीपीयू की अपनी खुद की मेमोरी भी हमने डिस्कस की थी,
जिसे हम MU का नाम दे रहे थे, और CPU की अपनी खुद की भी मेमोरी होती है जिसे हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट या रजिस्टर मेमोरी। तो हम ये देखते हैं कि हमारे सामने बोर्ड पे जो मेमोरी नज़र आ रही है आपको, एक तो इनबिल्ट मेमोरी जो CPU की अपनी मेमोरी है, उसके अलावा 3 प्रकार की मेमोरी नज़र आ रही है। तो हम देखते हैं कि CPU के सबसे नज़दीक जो मेमोरी होती है, इसमें 2 सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर है हमारे पास, नोट कर सकते हैं आप इसको, पहला पैरामीटर है हमारे पास स्पीड का, और दूसरा हमारे पास पैरामीटर है स्टोरेज का। स्पीड को हम बोलते हैं गति, परफॉर्मेंस स्पीड, और इसको हम बोलते हैं संग्रहण क्षमता, कि कितना डेटा ये स्टोर कर सकते हैं। किसी भी मेमोरी यूनिट को मेज़र करने के बेसिकली 2 ही पैरामीटर है कि आपकी मेमोरी यूनिट कितनी ज़्यादा परफॉर्म कर पाती है, कितना ज़्यादा डेटा को इन और आउट कर सकती है, कितने कम मिनिमम टाइम में। दूसरा हमारे पास पैरामीटर स्टोरेज, कि आपकी मेमोरी यूनिट जो आपके पास है, डिवाइस आपके पास है, उस मेमोरी यूनिट में कितना ज़्यादा या कितना डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो इन 2 पैरामीटर के आधार पर हम बात करते हैं, तो हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी की, ध्यान से सुनिएगा इसको, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड रैम से कम होगी। सेकेंडरी मेमोरी, चाहे सेकेंडरी मेमोरी कोई सी भी हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे फ्लॉपी हो, चाहे CD हो, चाहे पेन ड्राइव हो, या कोई सी भी सेकेंडरी स्टोरेज हो, सेकेंडरी स्टोरेज की स्पीड रैम से कम होगी लेकिन स्टोरेज ज़्यादा होगी। रैम की स्पीड कैशे मेमोरी से कम होगी लेकिन स्टोरेज ज़्यादा होगी। कैशे मेमोरी की स्पीड CPU की जो रजिस्टर मेमोरी है उससे कम होगी लेकिन स्पीड ज़्यादा होगी। तो ध्यान से देखिएगा, हमने ये कहा कि जो मेमोरी CPU के सबसे नज़दीक है, जो मेमोरी CPU के सबसे नज़दीक है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। तो डायग्राम में आपको सबसे पहले दिख रहा है कि CPU की सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर मेमोरी। तो रजिस्टर मेमोरी की स्पीड तो ज़्यादा होगी लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी, किसके कंपेरेटिवली, कैश मेमोरी की। और कैश मेमोरी की स्पीड रैम से ज़्यादा होगी लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी, और रैम मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज से कम होगी लेकिन स्पीड ज़्यादा होगी। तो अब अल्टीमेटली हो ये रहा है कि CPU एक ऐसा रिसोर्स है जो कंप्यूटर सिस्टम का सबसे कॉस्टली है। तो इस CPU को आइडल पोजीशन पे नहीं जाए। आइडल पोजीशन का मतलब ये होता है कि वो खाली नहीं बैठे, उसके काम करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब तक उसको काम मिलेगा नहीं तो वो प्रोसेस किसको करेगा। तो CPU के काम करने की कैपेसिटी का सबसे ज़्यादा है, लेकिन जब तक इसके सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा इसके पास आएगा उसमें टाइम कंज्यूम होगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए सेकेंडरी मेमोरी से कुछ अमाउंट का डेटा रैम में ट्रांसफ़र होता है। रैम से किसके पे ट्रांसफ़र होता है, कैशे के पास। कैशे से कहाँ पे चला जाता है, CPU के पास। और इसी तरीके से प्रोसेस होने के बाद में इंटरमीडिएट प्रोसेस डेटा को वो ट्रांसफ़र करता रहता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम से आप रैम की, कैशे मेमोरी की, सेकेंडरी स्टोरेज की, रजिस्टर मेमोरी की और CPU की पूरी इंटरनल प्रोसेसिंग को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा जब जाता है तो सीधा CPU के पास नहीं जाके बीच में जो इंटरमीडिएट मेमोरी लगी है, चाहे वो रैम हो चाहे वो कैशे मेमोरी हो, उसके बीच में ट्रांसफ़र होता है। इसके साथ में हम भी बात करते हैं कि मेमोरी यूनिट जो हमने पढ़ी, रजिस्टर मेमोरी, इसका क्या यूज है। इसका सामान्यतः यूज ये है कि हमारे पास कोई भी हम एक एक्सप्रेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एक्सप्रेशन दिया, इसको हम बोलते हैं, कोई भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं 15 + 2 × 4। तो कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी यूनिट है जिसे हम रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं, वो इंटरमीडिएट मेमोरी को स्टोर करती है। तो कंप्यूटर का प्रोसेसर जब गणना करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, तो 15 + 2 को पहले वो सोल्व करेगा। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, फॉर एग्जांपल 17, तो इस 17 को स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं पे इसको मेमोरी की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब तक 17 स्टोर नहीं होगा जब तक वो 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के CPU की जो रजिस्टर मेमोरी होती है उसका उपयोग इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस डायग्राम को देखने के बाद में, इसको समझने के बाद हम आगे चलते हैं। देखिए डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, एरोज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज से रैम पे गया, रैम से कैशे पे गया, कैशे से प्रोसेसर पे,
प्रोसेसर ने ट्रांसमिट किया किसको, कैशे को, कैशे ने किसको दिया, रैम को, और रैम से वापस किसके पास गया, सेकेंडरी स्टोरेज के पास। इसके बाद हम बात करते हैं रैम के प्रकार, कि रैम को हम समझ चुके हैं कि रैम की प्रोसेसिंग क्या, वर्किंग क्या, क्या फंक्शंस होते हैं और कहाँ पर ये इंस्टॉल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं रैम के प्रकार की। यह मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। रैम के हमारे पास 4 प्रकार दिए हुए मोटे तौर पे। पहला प्रकार है एस रैम। एस का पूरा नाम है स्टैटिक रैम, डी का पूरा नाम है डायनेमिक रैम, आर डी का मतलब पूरा है रैम्बस डायनेमिक रैम, और डी डी का मतलब डबल डेटा रैम। तो इन प्रकार को हम आगे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक रैम की। स्टैटिक रैम का है, इसे कार्य करने के लिए स्थिर पावर की आवश्यकता होती है। निरंतर पावर मिलने के कारण इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें प्रत्येक मेमोरी सेल के लिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया जाता है, जबकि कैपेसिटर का उपयोग नहीं किया जाता। तो हम ये समझ सकते हैं कि स्टैटिक रैम जो है हमारे पास है, इसको काम अगर करना है, इसमें डेटा को इन आउट करना है, तो इसका ना कंटिन्यूस, स्थिर का मतलब है कांस्टेंट पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिसे पावर मिलने के कारण इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टैटिक रैम के बाद में हम देखेंगे अगला प्रकार इसका। यह महंगी तथा ज़्यादा पावर खर्च करती है, इसलिए इसका उपयोग कैश मेमोरी रजिस्टर्स, जो अभी हमने पढ़ी कैशे मेमोरी, उसके लिए, डिजिटल कैमरे के लिए, प्रिंटर्स में, एलसीडी स्क्रीन में, वीडियो कार्ड आदि में स्टैटिक रैम को लगाया जाता है। यह मेमोरी उत्पादन करने में काफ़ी महंगी होती है। हम ये बोल सकते हैं कि इसका प्रोडक्शन जो अमाउंट है, प्रोडक्शन की जो रेट है, कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। स्टैटिक रैम के बाद आती है हमारे पास डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम यह एक विभिन्न प्रकार की रैम है, जिसे कार्य करने के लिए रिफ्रेश पावर की ज़रूरत होती है। ये सस्ती एवं छोटी होती है, जिसमें ट्रांजिस्टर्स एवं कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। एक बड़ा डिफरेंस है स्टैटिक रैम में और डायनेमिक रैम में। स्टैटिक रैम में केवल ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया जाता था, कैपेसिटर का नहीं होता था, जबकि डायनेमिक रैम में ट्रांजिस्टर्स के साथ साथ कैपेसिटर का उपयोग भी किया जाता है। इसका उपयोग 1970 के दशक में, 1970s के पास में इस रैम को जो यूज किया गया, वो नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स बने, जो हार्डवेयर्स बने, उसके लिए, और वीडियो गेम कंसोल के लिए इसका उपयोग किया गया। आपके पास एक क्वेश्चन ये आता है कि रैम कितने प्रकार की होती है। रैम सामान्यतः 2 प्रकार की मानी गई है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। फिर भी इसके फर्दर जो वर्जन्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके स्टैटिक रैम का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैम और डी रैम का पूरा नाम है डायनेमिक रैम। इसी प्रकार से आर डी रैम का पूरा नाम है रैम्बस डायनेमिक रैम। देखिए ये क्या है, आर डी रैम यह एच डी रैम से अधिक तेज होती है। इसमें मेमोरी में स्थित डेटा को सीधे ही किसी भी एड्रेस से काफ़ी कम समय में पढ़ा जाता है। कहने का मतलब है कि इस मेमोरी में जो डेटा स्टोर हो रहा है किसी मेमोरी लोकेशन पे, उसको एक्सेस करने का जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी फास्ट है इन कंपैरिजन विद एच डी रैम। यह बार बार रिफ्रेश होती है तथा प्रति सेकंड इसको अनेक बार चार्ज किया जाता है। आर डी रैम के बाद हम अगली रैम देखते हैं, डी डी आर रैम। डी डी आर रैम का पूरा नाम है डबल डेटा रेट रैम। यह एक विशेष प्रकार की उपयोगी मेमोरी होती है, जिसमें डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी संग्रहित रहता है। इस प्रकार की मेमोरी का उपयोग सामान्यतः मोबाइल फ़ोन तथा डिजिटल कैमरे के लिए किया जाता है। अब रैम के उदाहरण देखते हैं। इसके अलावा भी रैम के काफ़ी सारे वेरिएंट्स की हमने बात की है, तो और किस किस प्रकार की रैम हो सकती है। एच डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, एच डी रैम, सिंगल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, DDR HD रैम, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, DDR2, DDR3, DDR4। तो दोस्तों ये थे हमारे पास प्रकार रैम के। तो रैम को हमने समझा कि रैम क्या होती है, किस जगह पे लगा होता है और किस जगह पे इसकी यूटिलिटी होती है और इसके कितने प्रकार के टाइप होते हैं। रैम को समझने के बाद में हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है रोम। तो रैम और रोम दोनों ही प्रकार की मेमोरी होती है जो प्राइमरी मेमोरी की श्रेणी में आती है, लेकिन दोनों की फंक्शनलिटी या दोनों की जो वर्किंग होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। अब देखिए रोम के अंदर क्या है हमारे पास, इसमें सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है। आप नाम से भी समझ सकते हैं, रोम का पूरा नाम हमने लिखा हुआ रीड ओनली मेमोरी।
तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि एक ऐसी मेमोरी जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस रखे हुए हैं उसको केवल पढ़ने के लिए काम में लिए जा सकते हैं, उसमें कभी भी हम राइटिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको रीड ओनली मेमोरी। इसे चिप के रूप में कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड पर उसके निर्माण के समय स्थायी रूप से लगाया जाता है, जिसे बार बार हटाया या लगाया नहीं जा सकता। रैम के साथ ये कंडीशन है कि रैम को हम निकाल भी सकते हैं मदरबोर्ड के स्लॉट से, जबकि रोम को परमानेंट लगी होती है, उसको निकालने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। निकालने की पॉसिबिलिटी एक अलग रीजन से होती है, जब रोम का कोड ख़राब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, या उसको रीराइट करने की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है सामान्य यूजर रोम को अपने हाथों से मदरबोर्ड से नहीं निकाल सकता, जबकि रैम को वो निकाल सकता है। यह मेमोरी गैर नाशवान होती है। एक सबसे बड़ा अंतर आता है रैम में और रोम में। रैम मेमोरी नाशवान है, जबकि रोम मेमोरी नाशवान नहीं है, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। इसे फर्मवेयर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास फर्मवेयर। फर्मवेयर के अलावा हमने सुना है अभी तक हार्डवेयर। हार्डवेयर के अलावा हम पढ़ चुके हैं सॉफ्टवेयर। तो फर्मवेयर एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी टेक्निक हम नहीं बोल के हम इसको बोल सकते हैं ऐसा मैकेनिज्म और एक हार्डवेयर है। मान लीजिए मेरे पास एक हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर को जब कंपनी ने बनाया तो बनाते समय अगर उसके अंदर कुछ प्रोग्राम के कोड को डाल दिया तो इन दोनों का जो मिला जुला रूप है, ये हमारे पास आउटर में हम इसको हार्डवेयर मान रहे हैं और इनर में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको हम मान रहे हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाने के बाद में जो डिवाइस बनी है, जो प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट को हम एक टर्मिनोलॉजी से नाम देते हैं, दैट इज नोन एज फर्मवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निर्देश लिए जाने वाली इस प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस या बूट स्टेप कहते हैं। अब हम ये मानते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जब भी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम या रीस्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम जब डेस्कटॉप तक आता है, मैं बात कर रहा हूँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हमने हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया। ऑन करने के बाद में जैसे ही वो कंप्यूटर सिस्टम हमारे डेस्कटॉप तक आता है, तो डेस्कटॉप से आने से पहले एक अलग प्रकार की प्रोसेसिंग होती है। उस प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। इस बूटिंग प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर सिस्टम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से और रोम डिवाइस पे अवेलेबल प्रोग्राम की सहायता से, जिसे हम बायोस प्रोग्राम कहेंगे, उसकी सहायता से कंप्यूटर सिस्टम के सारे हार्डवेयर्स को, सॉफ्टवेयर्स को चेक करता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग प्रोसेस। सामान्यतः हम बोलते हैं हमारा कंप्यूटर सिस्टम बूट हो रहा है या हमारा कंप्यूटर सिस्टम बूटिंग प्रोसेस में है। तो कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को टेक्निकल टर्म हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस या बूट स्टेप। अब देखेंगे बूटिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है। यह हमारे सामने डायग्राम जो दिया हुआ है, इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के पास में हमारे पास ये जो चिप लगी हुई है, इस चिप को हम डिनोट कर रहे हैं रोम के लिए। और रोम के अंदर हार्डवेयर को बनाते समय एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम पहले से ही लिखा गया है। मतलब कहने का मतलब हमने जो टर्म पढ़ी थी अभी फर्मवेयर, तो फर्मवेयर यही बोलता है कि किसी भी हार्डवेयर को बनाते समय एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्डवेयर, अगर उसके साथ में कोई प्रोग्राम का कोड भी इसमें डाल दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। तो हम ये मानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में जो रोम है एक चिप के रूप में कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड पे परमानेंट लगी है, लेकिन इसको बनाने के साथ में इसके अंदर एक प्रोग्राम भी कोड किया गया है। इस प्रोग्राम का पूरा नाम है बायोस। अब बायोस का उपयोग क्या है? बायोस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो रोम में डला होता है। अब इस बायोस की हम बात कर रहे हैं, बायोस की यूटिलिटी क्या है? तो हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। GUI कैटेगरी के ऑपरेटिंग सिस्टम थे और CLI कैटेगरी के ऑपरेटिंग सिस्टम थे। GUI कैटेगरी का मतलब है विंडोज़, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड। और CLI के उदाहरण हमने पढ़े थे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, चाहे हमारे मोबाइल फ़ोन पे हो, चाहे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे हो। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी कंप्यूटर सिस्टम को हम ऑन करते हैं, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम की रोम के अंदर जो बायोस प्रोग्राम है, उसके एक एक इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और रीड करने के बाद में कंप्यूटर सिस्टम के यूज़र को
आउटपुट के रूप में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का आउटकम देता है। तो कंप्यूटर सिस्टम की जो स्टार्टिंग की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। और बूटिंग प्रोसेस किसके माध्यम से हो पा रही है? रोम में उपलब्ध बायोस प्रोग्राम के माध्यम से। इस बायोस प्रोग्राम को कौन पढ़ पा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए हम बोलते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की जो रोम मेमोरी होती है इसमें लिखे निर्देशों को केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें लिखा नहीं जा सकता। और इसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है, सामान्य यूजर द्वारा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल या अनाश्वान मेमोरी, क्योंकि इसमें जो कोड लिखा गया है ये पावर के होने नहीं होने से बाउंड नहीं है। पावर होगा तो भी इसका ना कोड सुरक्षित रखा हुआ है, पावर नहीं होगा तो भी इसका ना कोड सुरक्षित रखा हुआ है, क्योंकि ये कोड इसका ना परमानेंटली रखा हुआ है। अगर टेम्परेरी होता तो कंप्यूटर सिस्टम जैसे ऑन होके ऑफ होता है तो कंप्यूटर सिस्टम की रोम में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस भी ख़त्म हो जाते। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि रोम की यूटिलिटी क्या है और रैम की यूटिलिटी क्या थी। तो रैम की हमने यूटिलिटी पढ़ी थी कि इंटरमीडिएट मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है इन बिटवीन सेकेंडरी मेमोरी टू सीपीयू, जबकि रोम का उपयोग किया जा रहा है बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू बूट द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए रोम का ना जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन होता है। आगे हम देखेंगे रोम के प्रकार। जिस प्रकार से रैम के भी काफ़ी सारे प्रकार हमने पढ़े, 4 प्रकार पढ़े थे, उसी प्रकार से रोम के भी प्रकार हैं। तो रोम के प्रकार में देखिएगा आपके पास 3 प्रकार मुख्य रूप से दिए गए हैं। पहला प्रकार है पी रोम, दूसरा प्रकार है ईपी रोम। यहाँ पे देखिए ये रोम तो आपका रीड ओनली मेमोरी है, पहला शब्द चेंज हुआ है, यहाँ पे पी हो रहा है, यहाँ पे ईपी हो रहा है और यहाँ पे डबल ई पी हो रहा है। तो हमको खाली इसको समझना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई पी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डबल ई पी। बाकी आगे का जो शब्द है वो सेम है। तो पी का मतलब है प्रोग्रामेबल, ई का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल और डबल ई पी का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये रोम के हमारे पास प्रकार हैं। आगे इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब देखिए आपके पास पहला प्रकार आता है पी रोम। तो पी रोम है आपके पास, यह एक ऐसी मेमोरी की चिप होती है जिसको बनाने के बाद उसमें केवल एक बार प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं, जिसे बाद में हटाया या बदला नहीं जा सकता। तो कहने का तात्पर्य ये कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड पे जो रोम लगी है, अगर वो रोम पी रोम प्रकार की होती है तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाले गए हैं उसको मैं कभी भी चेंज नहीं कर पाऊँगा। तो इसका एक उदाहरण है 74S287, इसका एक एग्जाम्पल है पी रोम का। तो दोस्तों पी रोम के बाद हम दूसरी रैम की तरफ चल रहे हैं, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो देखिए जैसा हमने पी का मतलब था प्रोग्रामेबल और ईपी का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। इसमें लिखी सूचनाओं को अल्ट्रा वायलेट किरणों की सहायता से बदला जा सकता है, इसीलिए इसका नाम दिया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को उपयोग किया जाता है जिसे CSG, और CSG का पूरा नाम है कोमोडोर सेमीकंडक्टर ग्रुप भी कहते हैं। इसे पुनः उपयोग में लाए जाने के कारण यह प्रोम से सस्ती होती है। तो प्रोम को हमने पढ़ा कि प्रोम को एक बार हमने लगा दिया या कंपनी वालों ने लगा दिया तो उसमें रीप्रोग्रामेबल पॉसिबल नहीं है, जबकि इसके अंदर पहले से एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को हटाया जा सकता है और हटाए जाने के बाद में इसमें दोबारा से नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। रोम के बाद में हमारे पास पी रोम के बाद में हमने पढ़ा ईपी रोम। ईपी रोम के बाद तीसरी कैटेगरी हमारे पास सामने है डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम के अंदर इरेजेबल इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम। इस चिप को रीप्रोग्राम करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट के बजाय विद्युत सिग्नल का उपयोग किया जाता है। मेजर डिफरेंस ये है कि पी रोम के बाद में, पी रोम में तो कोई प्रोग्रामेबल चेंजेस हो ही नहीं सकता था, जबकि ईपी रोम के अंदर चेंजेस पॉसिबल था लेकिन उसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट काम में आती थी, जबकि डबल ई पी रोम के अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट के बजाय विद्युत सिग्नल काम में लिए जाते हैं। 2817A इसका उदाहरण है। अब एक नोट आप इसके अंदर समझ सकते हैं कि वर्तमान में बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम, जब हमने बायोस पढ़ा था, बायोस अभी जस्ट हमने 1-2 स्लाइड पहले देखा था कि बायोस किससे रिलेट कर रहा था, रोम से। बायोस एक निर्देशों का समूह था जिसका उपयोग
ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग प्रोसेस के लिए किया जा रहा था। तो इसमें लिखा वर्तमान में बायोस प्रोग्राम में इसी तकनीक को काम में लिया जाता है। इसमें सूचनाओं को नष्ट करने के लिए इसे कंप्यूटर से हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें डेटा को लिखा या हटाने के लिए 21 वोल्ट का करंट जबकि पढ़ने के लिए 5 वोल्ट का करंट दिया जाता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, अर्लियर वर्जन्स में क्या था, अर्लियर टाइम के अंदर कि रोम को अगर रीराइट करना है, रीप्रोग्राम करना है तो उसको मदरबोर्ड से डीअटैच करना पड़ता था, हटाना पड़ता था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें रोम को रीराइट करने के लिए, उसको रीप्रोग्राम करने के लिए मदरबोर्ड से उसको हटाने की आवश्यकता नहीं है। तो रैम और रोम को समझने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है उसके अंतर को समझना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि रैम और रोम में अंतर क्या है। तो हम दोबारा से देखेंगे कि रैम और रोम की डेफिनेशन और डिटेल में पढ़ने के बाद में एक कंक्लूसिव तौर पे देखेंगे कि रैम और रोम में मोटे तौर पे डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें पॉइंट नंबर 1 की। तो पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कि यह नाशवन मेमोरी होती है, यह का मतलब रैम से, और रोम जबकि होती है अनाशवन मेमोरी। अब नाशवन और अनाशवन का मतलब ये था कि रैम में जो डेटा होता है वो पावर सप्लाई की अवेलेबिलिटी नहीं होने पर लॉस्ट हो जाता है, जबकि रोम में डेटा परमानेंट होता है, क्योंकि रोम में जो डेटा होता है बायोस प्रोग्राम के अंदर परमानेंटली स्टोर होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम, इसमें रीड और राइट दोनों ही प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जबकि रोम में केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इसमें रीड और राइट ऑपरेशन यूजर द्वारा किए जा सकते हैं, जबकि इसमें रीड और राइट ऑपरेशन तो हो नहीं सकते, केवल डेटा को पढ़ा जा रहा था और पढ़ने की जिम्मेदारी किसकी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, रैम में आता है, तो रैम में आने से पहले जितने भी निर्देश होते हैं उसकी रीडिंग कहाँ से पॉसिबल हो पाती है, रोम से। और रोम में भी जो प्रोग्राम होता है उसको हम बोलते हैं बायोस प्रोग्राम, और बायोस प्रोग्राम का पूरा नाम था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नंबर 3 है हमारे पास, यह डेटा को अस्थायी तौर पर संग्रहित करती है। अस्थायी तौर का मतलब है टेम्परेरी रूप से डेटा स्टोर होगा, क्योंकि डिपेंडेंसी किस पे बनी हुई है, पावर सप्लाई पे। यहाँ पे डेटा हमारा परमानेंट होगा, क्योंकि रोम को बनाते समय ही इसमें प्रोग्राम कर दिया गया है, कोड लिख दिया गया है। नेक्स्ट वन इज, इसका उपयोग जो डेटा प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होते हैं। फोर्थ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही पर्सपेक्टिव में, रैम और रोम के लिए। रैम का उपयोग ये बताना चाह रहे हैं कि रैम का उपयोग किस पर्पज़ से होता है। तो ये इसमें लिखा है कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है यानी रनिंग कंडीशन में है, वो सेकेंडरी स्टोरेज से आके प्राइमरी मेमोरी में रैम में आते हैं, रैम से कैशे में जाते हैं, और कैशे के बाद में वो सीपीयू को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसका बेसिक रीज़न हम समझ चुके थे, स्पीड के मिसमैच को हटाने के लिए, क्योंकि सीपीयू की स्पीड की काफ़ी तेज़ होती है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा जो आएगा और जो जाएगा वो काफ़ी धीमी गति से होता है। तो उन दोनों की स्पीड को मैच करवाने के लिए ही इंटरमीडिएट मेमोरी के रूप में रैम को लगाया जाता है। जबकि रोम का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए किया गया था। तो इस प्रोग्राम के रूप में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जिसे रोम को बनाते समय ही कोड किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। उस प्रोग्राम को हमने नाम देख चुके थे, हम इसको बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये 4 मोटे तौर पे डिफरेंस हैं। ये काफ़ी हद तक आपके एग्जामिनेशन में रैम और रोम से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें काफ़ी मदद करेंगे। रैम और रोम को समझने के बाद में, चूंकि हमने एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में रैम के जस्ट पास में एक मेमोरी और बनाई थी, कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी को हम समझते हैं कि कैशे मेमोरी क्या होती है। यह एक विशेष प्रकार की काफ़ी तेज़ गति की मेमोरी होती है। हमने ये भी पढ़ा था, डिस्कस किया था कि जो मेमोरी सीपीयू के नज़दीक है, सीपीयू के सबसे नज़दीक मेमोरी हमने देखी थी मेमोरी यूनिट, जिसे हम रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं। उसके जस्ट पास में एक नई मेमोरी थी, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी के पास में था रैम, और रैम के पास में था हार्ड डिस्क। तो हम ये समझ रहे हैं कि जो मेमोरी, ध्यान से समझिएगा, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, जो मेमोरी सीपीयू के सबसे नज़दीक थी उसकी गति बाकी मेमोरी से अधिक थी, लेकिन उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम थी। तो हम ये मान रहे हैं कि कैशे मेमोरी की स्पीड रैम से अधिक है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी कम है।
और रैम की गति हार्ड डिस्क से अधिक थी, लेकिन हार्ड डिस्क की तुलना में रैम में कम मात्रा में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर रैम को हम मैक्सिमम आज के टाइम में बात करें तो 8 GB 16 GB या मैक्स टू मैक्स 32 GB तक की मेमोरी हो सकती है इंटरनल, लेकिन अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो वो टेराबाइट्स के अंदर आती है। तो जिस डेटा को परमानेंट स्टोर होना होता है वो हमेशा सेकेंडरी मेमोरी पे होता है, और जो डेटा इंटरमीडिएट अंडर एग्जीक्यूशन प्रोसेस में होता है वो इंटरनल मेमोरी में यानी कि प्राइमरी मेमोरी में रैम में उपलब्ध होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी कम होगी, और प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी में डेटा ज़्यादा तो आता है, लेकिन ज़्यादा आने के बाद में उसकी कॉस्टिंग भी कम होती है, जबकि रैम और कैशे की कॉस्टिंग हार्ड डिस्क की तुलना में अधिक होगी अगर हम संग्रहण क्षमता को आधार मान के बात करते हैं। तो अगला देखिएगा, कैशे मेमोरी में पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था, यह एक विशेष प्रकार की काफ़ी तेज मेमोरी होती है। काफ़ी तेज का डायरेक्टली मतलब है रैम से अधिक तेज गति किसकी होगी, कैशे मेमोरी की। सीपीयू के डेटा को प्रोसेस करने की गति अधिक होने के कारण और रैम की गति कम होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। ये सीधा सा वही डिफरेंस हो गया कि हार्ड डिस्क और प्रोसेसर के बीच में स्पीड को मैच करवाने के लिए हमने रैम का उपयोग किया, और रैम के और प्रोसेसर के बीच में स्पीड को मिसमैच को ख़त्म करने के लिए हमने कौन सी मेमोरी का उपयोग किया, कैशे मेमोरी का। यह आकार में काफ़ी छोटी लेकिन रैम से तेज होती है। इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहते हैं। कैशे मेमोरी अलग अलग प्रकार की होती है, वो आगे हम देखने जा रहे हैं। तो इसको सीपीयू की मेमोरी भी कहते हैं। यह सामान्यतः दो प्रकार की होती है। अब कैशे मेमोरी की हम बात करें, कैशे मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो देयर आर 2 वेरिएंट्स ऑफ कैशे मेमोरी। नंबर 1 इज L1 जिसका पूरा नाम है लेवल 1, और दूसरा नाम है इसका L2 जिसका पूरा नाम है लेवल 2। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि कैशे मेमोरी के सामान्यतः कितने प्रकार पाए जाते हैं, 2, L1 और L2। अब L1 मेमोरी क्या होती है, L2 मेमोरी क्या होती है, ऐसी कैश मेमोरी जो सीपीयू में ही इनबिल्ट होती है उसे बोलते हैं L1 कैटेगरी कैश मेमोरी, और ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड पर लगाई जाती है सीपीयू से दूरी पर, उसको हम बोलते हैं L2 लेवल 2 कैटेगरी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी के टाइप को देखने के बाद में अगर हम कैश मेमोरी की साइज़ की बात करें तो ये समझना होगा कि कैश मेमोरी की साइज़ होगी वो रैम से काफ़ी छोटी मात्रा में आएगी, क्योंकि डेटा की स्टोरेज नहीं करवानी वहाँ पे। डेटा की स्टोरेज के अलावा डेटा को हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस करना है। तो इसकी जो साइज़ है 512 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट का मतलब है 1 मेगाबाइट से लेकर 2 मेगाबाइट तक की होती है, क्योंकि अल्टीमेटली कैश मेमोरी इन बिटवीन काम कर रही रैम के और प्रोसेसर के। तो उसका काम केवल मात्र इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा तेज़ गति से डेटा को प्रोसेस करवाना, डेटा को ट्रांसफ़र करना रैम से सीपीयू तक, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस डेटा को जो कि सीपीयू से निकल रहा है उसको जल्दी से जल्दी रैम तक पहुंचाना। तो इसीलिए इसकी साइज पे ध्यान नहीं देते हुए इसकी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमने अभी तक डिस्कस किया कि किस तरीके से हमने मेमोरी की यूटिलिटी समझी, मेमोरी की डेफिनेशन क्या थी, और मेमोरी को कितना ब्रॉड कैटेगरी हमने डिवाइड किया। हमने लेक्चर की शुरुआत से पढ़ा कि मेमोरी की डेफिनेशन क्या है, मेमोरी की हमने प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी में डिवाइड किया, फिर प्राइमरी कैटेगरी को हमने रैम और रोम में डिवाइड करा, रैम के प्रकार पढ़े और रैम का वास्तविक प्लेसमेंट कि किस जगह पे रैम को लगाया गया था और किस प्रकार से रैम की फंक्शनिंग थी। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है, किस तरीके से उसको काम में लिया जाता है और किसके द्वारा उसको काम में लिया जाता है। इसके बाद में हमने अंतर को पढ़ा, और अंतर के पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा कैशे मेमोरी को। तो हमने इस लेक्चर के माध्यम से प्राइमरी मेमोरी को ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।